द डीप डाइव के एक और नए गहन अध्ययन में सभी का स्वागत है। आज हम जिन नोट्स और रिसर्च पर बात करने वाले हैं वो वाकई बहुत दिलचस्प हैं। हाँ बिल्कुल, वो हमें एक तरह से टाइम मशीन में बिठाकर सीधे हमारे अतीत में ले जाने वाले हैं। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो परमार एसएससी द्वारा संकलित किए गए मौर्य साम्राज्य के बेहद विस्तृत नोट्स हैं। कुछ ऐतिहासिक तथ्य हैं और कुछ बहुत ही शानदार आरेख यानी डायग्राम्स भी हैं। हाँ। अब इससे पहले कि सुनने वालों को लगे कि हम यहाँ सिर्फ राजाओं के नाम और कुछ पुरानी तारीखें रटने वाले हैं, जो कि अक्सर इतिहास के नाम पर होता है। जी, तो मैं एकदम स्पष्ट कर दूंगी कि आज का हमारा मिशन बिल्कुल अलग है। बिल्कुल, क्योंकि देखिए, अगर हम सिर्फ तारीखें याद कर रहे हैं तो हम इतिहास के असली मजे को मिस कर रहे हैं। एकदम से। आज हमारा मकसद ये समझना है कि कैसे इस प्राचीन भारतीय साम्राज्य ने कूटनीति, एडमिनिस्ट्रेशन और वास्तुकला की एक ऐसी ठोस नींव रखी। एक ऐसी नींव जिसका असर और लॉजिक आज के आधुनिक भारत में भी साफ दिखाई देता है। मतलब हमें समझना है कि बिना इंटरनेट, बिना फोन और बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतना बड़ा सिस्टम काम कैसे करता था। और यही बात इस विषय को इतना खास बनाती है। मौर्य साम्राज्य सिर्फ इतिहास की किताबों का एक चैप्टर नहीं है। जब हम इन नोट्स को गहराई से देखते हैं तो ये एक मास्टर क्लास की तरह लगता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि सदियों पहले भी एक बेहद सुव्यवस्थित, एक वेल ऑर्गेनाइज्ड राज्य का संचालन कितनी कुशलता से किया जा सकता था। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है करीब 322 ईसा पूर्व में। जी। नोट्स में साफ तौर पर बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य में नंद वंश के एक बेहद ताकतवर शासक धनानंद को सत्ता से हटाया और मौर्य वंश की स्थापना की। और इस पूरी घटना में एक व्यक्ति की भूमिका बहुत अहम थी। हाँ, हम सब जानते हैं कि इस पूरे तख्तापलट के पीछे जो मास्टरमाइंड थे वो थे उनके गुरु कौटिल्य, जिन्हें दुनिया चाणक्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जानती है। बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ एक सत्ता परिवर्तन नहीं था। इसके बाद जो हुआ वो असल में हैरान करने वाला है। चंद्रगुप्त ने सिकंदर के पूर्व सेनापति सेल्यूकस निकेटर को एक बड़े युद्ध में हरा दिया। और मजेदार बात यह है कि युद्ध के मैदान की ये जीत तो बस एक शुरुआत थी। असली खेल तो इसके बाद शुरू होता है। कूटनीति का खेल। जी, कूटनीति या डिप्लोमेसी का खेल। सेल्यूकस को हराने के बाद चंद्रगुप्त ने सिर्फ जश्न नहीं मनाया, बल्कि एक बहुत ही रणनीतिक कदम उठाया। उन्होंने सेल्यूकस की बेटी हेलेना से विवाह किया। मतलब अपने सबसे बड़े दुश्मन के साथ एक पारिवारिक और कूटनीतिक रिश्ता कायम कर लिया। बिल्कुल। इसे आप उस दौर की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी कह सकते हैं। और इसका एक और बड़ा फायदा ये हुआ कि सेल्यूकस के दरबार से एक यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारतीय दरबार में आया। ये वही मेगास्थनीज है जिन्होंने इंडिका नाम की मशहूर किताब लिखी थी, है ना? एकदम सही। आज हम मौर्य प्रशासन के बारे में जो भी जानते हैं उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा उसी किताब से आता है। ये एक विदेशी की नजर से देखा गया प्राचीन भारत था। ये तो एक बेहतरीन कूटनीतिक दांव था। और फिर चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार गद्दी पर आए, जिनकी माता का नाम दुर्धरा था। जी। और यूनानी लोग बिंदुसार को एक बहुत ही भारी भरकम नाम से बुलाते थे, अमित्रोचैट्स, जिसका मतलब होता है शत्रुओं का नाशक या दुश्मनों को खत्म करने वाला। सुनने में काफी खौफनाक लगता है। हाँ, लेकिन परमार एसएससी के नोट्स में बिंदुसार से जुड़ा एक ऐसा ऐतिहासिक वाकया है जो मुझे बहुत ही फनी और दिलचस्प लगा। सीरिया के शासक वाला वाकया? हाँ, स्रोतों के अनुसार बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम को एक संदेश भेजा और पता उनसे क्या मांगा? एक बहुत ही अजीब सी लिस्ट थी वो। उन्होंने एक तरह से अपनी एक शॉपिंग लिस्ट भेजी जिसमें 3 चीजें थीं, मीठी वाइन, सूखे अंजीर और एक दार्शनिक यानी फिलोसोफर। कमाल है। मतलब सोचिए जरा, आप एक इंटरनेशनल कूटनीतिक खत लिख रहे हैं और उसमें वाइन और अंजीर के साथ साथ एक फिलोसोफर मांग रहे हैं। ये अपने आप में कितना अजीब और मनोरंजक है। अगर हम इसे व्यापक परिप्रेक्ष्य से जोड़कर देखें तो ये सिर्फ एक राजा का अजीब शौक नहीं था। ये हमें बताता है कि उस समय मौर्य साम्राज्य के अंतर्राष्ट्रीय संबंध कितने सहज और मजबूत थे कि वे इस तरह का सांस्कृतिक आदान प्रदान कर सकते थे। ये पॉइंट तो है। और बिंदुसार कोई साधारण राजा नहीं थे। उनके शासनकाल में साम्राज्य का विस्तार 2 समुद्रों यानी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के बीच की पूरी जमीन तक हुआ। एक बहुत बड़ा भूभाग, बहुत विशाल। और उनकी एक और खास बात थी उनका धार्मिक नजरिया। उन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण दिया। आजीवक संप्रदाय, जी, जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आजीवक संप्रदाय के लोग नियतिवाद में विश्वास करते थे। मतलब उनका मानना था कि सब कुछ पहले से तय है।
एक राजा का ऐसे अलग अलग विचारों वाले संप्रदायों को सपोर्ट करना उनकी धार्मिक उदारता को दिखाता है। सही बात है। और अगर हम कल्याणकारी राज्य यानी वेलफेयर स्टेट की बात करें तो इसी दौर का एक बहुत ही शानदार उदाहरण सोहगौरा ताम्रपत्र में मिलता है, जो गोरखपुर के पास मिला था। सही जी। इस ताम्रपत्र में कोष्ठागार का जिक्र है। आसान भाषा में कहें तो ये अनाज भंडारण के लिए बनाए गए बड़े बड़े गोदाम या साइलोज थे। अच्छा। और ये क्यों बनाए गए थे? ताकि अगर कभी अकाल पड़े या सूखा आए तो जनता भूखी न मरे। आप सोचिए, सदियों पहले एक राज्य अपने लोगों के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट और फूड सिक्योरिटी की प्लानिंग कर रहा था। ये एक प्रॉपर मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है। अकाल के लिए पहले से तैयारी करना, वो भी उस जमाने में, ये वाकई माइंड ब्लोइंग है। इसके बाद नोट्स में एंट्री होती है बिंदुसार के बेटे अशोक की। जी। अशोक 268 ईसा पूर्व में सत्ता में आए। उन्हें ये सिंहासन हासिल करने में उनके एक मंत्री राधा गुप्त ने बहुत बड़ी मदद की थी। फिर अशोक के राज्याभिषेक के कुछ साल बाद 261 ईसा पूर्व में वो मशहूर कलिंग का युद्ध हुआ, जो इतिहास का एक बहुत बड़ा मोड़ था। हाँ, हम सबने स्कूल में पढ़ा है कि ये युद्ध भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। बिल्कुल, क्योंकि कलिंग युद्ध में जो भयानक खून खराबा हुआ उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। उस एक घटना ने पूरे साम्राज्य की दिशा ही बदल दी। यहाँ से बात और भी दिलचस्प हो जाती है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक का पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने भेरी घोष को छोड़ दिया। भेरी घोष मतलब हथियारों के दम पर जीती गई जंग या भौतिक विजय, और उसकी जगह उन्होंने अपनाया धम्म घोष, यानी सांस्कृतिक और नैतिक जीत का रास्ता। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था। बिल्कुल नहीं। एक चक्रवर्ती सम्राट अपनी सेना को रोककर शांति की बात कर रहा था। हाँ, और उन्होंने इसे सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं रखा। नोट्स बताते हैं कि अशोक ने बौद्ध धर्म के शांति संदेश को फैलाने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संगमित्रा को सीलोन भेजा, जिसे आज हम श्रीलंका कहते हैं। और अशोक के इस धम्म के संदेश को आज हम तक पहुंचाने का सबसे बड़ा श्रेय जाता है उनके शिलालेखों को, यानी जो बातें उन्होंने पत्थरों पर उकेरी थी। सही कहा। इन शिलालेखों को खोजे जाने की कहानी भी किसी थ्रिलर से कम नहीं है। 1784 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की थी। इसी संस्था ने भारत की पुरानी लिपियों को समझने का काम शुरू किया। और फिर 1837 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब जेम्स प्रिंसेप ने पहली बार अशोक के इन शिलालेखों को सफलतापूर्वक डिकोड किया। हमारे स्रोत बताते हैं कि अशोक के कुल 14 प्रमुख रॉक एडिक्ट्स या शिलालेख हैं, और इनमें ज्यादातर 14 पंक्तियां ही उकेरी गई हैं। जी। और जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है इनकी पहुंच। ये शिलालेख पूरे साम्राज्य में अलग अलग जगहों पर मिले हैं। अशोक ने ये सुनिश्चित किया कि लोग उनके संदेश को समझें, इसलिए उन्होंने 3 अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल किया, प्राकृत, ग्रीक और अरामाइक। और लिपियों की भी बात करें तो? हाँ, लिपियों यानी स्क्रिप्ट्स की बात करें तो ब्राह्मी, ग्रीक, अरामाइक और खरोष्टी जैसी 4 लिपियों का प्रयोग हुआ है। इसे आप उस जमाने का एक बहुत बड़ा और कस्टमाइज्ड पीआर कैंपेन कह सकते हैं। पीआर कैंपेन, सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। वो चाहते तो सब कुछ एक ही भाषा में लिखवा सकते थे, लेकिन उन्होंने हर इलाके की स्थानीय लिपि का इस्तेमाल किया ताकि आम जनता उसे पढ़ सके। एक बात और, ज्यादातर शिलालेखों में उनका नाम अशोक नहीं लिखा है। उन्हें देवा नाम पियदस्सी कहा गया है, जिसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय। जी। उनका असली नाम अशोक सिर्फ कुछ छोटे शिलालेखों में ही मिलता है, जैसे मास्की, गुर्जरा, नित्तूर और उदेगोलम। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि जब हम इन 14 प्रमुख शिलालेखों के अंदर के टेक्स्ट को पढ़ते हैं तो हमें अशोक के दिमाग और उनकी पॉलिसीज की गहराई का पता चलता है। मैं कुछ उदाहरण देता हूँ। जी, बताइए। शिलालेख 1 को ही ले लीजिए। इसमें पशुवध और उत्सवों में होने वाली दावतों पर सख्त रोक लगाने की बात कही गई है। अशोक ने यहाँ तक लिखवाया कि खुद उनकी शाही रसोई में मारे जाने वाले मोरों और हिरणों की संख्या अब सिर्फ 2 मोर और 1 हिरण तक सीमित कर दी गई है। अच्छा। हाँ, और भविष्य में इसे भी पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। मतलब राजा खुद अपने महल से शुरुआत कर रहा है। बिल्कुल। और जो शिलालेख 2 है वो तो मुझे आज के समय के हिसाब से भी बहुत एडवांस लगता है। हाँ, मेडिकल फैसिलिटीज वाला। उसमें इंसानों के साथ साथ जानवरों के लिए भी चिकित्सा और देखभाल की व्यवस्था करने का आदेश है। जरा सोचिए, उस युग में एक राज्य अपने खर्चे पर पशु चिकित्सालय यानी वेटरनरी क्लिनिक चला रहा था। ये वाकई अद्भुत है। और इसी शिलालेख में दक्षिण भारत के चोल और पांड्य राज्यों का भी स्पष्ट जिक्र है, जो बताता है कि उनका भौगोलिक ज्ञान कितना सटीक था। आप सही कह रही हैं।
और अगर हम शिलालेख 12 की बात करें तो वो आज की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। सहिष्णुता के बारे में, है ना? जी, ये शिलालेख सभी धर्मों और संप्रदायों के बीच सहिष्णुता और आपसी सम्मान की अपील करता है। एक ऐसे दौर में जब ज्यादातर ताकतवर राजा अपने ही धर्म को बाकी सब पर थोपते थे, अशोक का यह कहना कि सभी धर्मों का सम्मान करो उनकी बहुत ही मॉडर्न और सेक्युलर सोच को दर्शाता है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? एक तरफ हमारे पास बेहतरीन डिप्लोमेसी है, दूसरी तरफ सहिष्णुता के संदेश हैं और जानवरों के लिए अस्पताल हैं। लेकिन मेरे दिमाग में एक सबसे बड़ा सवाल ये घूम रहा है कि इतना विशाल साम्राज्य चलता कैसे था? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। हमारे नोट्स के अनुसार इसे 5 बड़े प्रांतों में बांटा गया था। उत्तर में तक्षशिला, पश्चिम में उज्जैन, पूर्व में तोसाली, दक्षिण में सुवर्णगिरी और सेंटर में पाटलिपुत्र। जी, मैं कल्पना करने की कोशिश कर रही हूँ कि बिना फोन, बिना इंटरनेट और बिना किसी तेज ट्रांसपोर्टेशन के इतने बड़े एरिया को कंट्रोल करना कोई मजाक तो नहीं रहा होगा? मजाक बिल्कुल नहीं था। इसके पीछे एक बहुत ही एडवांस्ड और कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था। अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने जो सप्तांग सिद्धांत दिया है वो इस पूरे साम्राज्य की रीढ़ था। ये सप्तांग सिद्धांत काम कैसे करता है? सप्तांग मतलब 7 अंग। कौटिल्य का मानना था कि एक राज्य किसी इंसान के शरीर की तरह होता है जिसके 7 जरूरी हिस्से होते हैं। अच्छा, शरीर की तरह? हाँ, पहला राजा जो सिर है, दूसरा अमात्य या मंत्री जो आंखें हैं, तीसरा जनपद यानी जमीन और जनता जो पैर हैं, चौथा दुर्ग या किलेबंदी जो बाहें हैं, पांचवां कोष यानी खजाना जो मुंह है, छठा दंड या सेना जो दिमाग है, और 7वां मित्र यानी सहयोगी जो कान हैं। वाओ! जब ये 7 अंग एक साथ मिलकर काम करते हैं तभी कोई साम्राज्य टिक सकता है। इसके अलावा अगर हम मेगास्थनीज की इंडिका देखें तो वो बताते हैं कि मौर्य समाज काम के आधार पर 7 अलग-अलग वर्गों में बटा हुआ था। वो वर्ग कौन से थे? दार्शनिक, किसान, चरवाहे, व्यापारी, सैनिक, मजिस्ट्रेट और पार्षद। हर किसी का रोल एकदम तय था। और अर्थशास्त्र के नोट से एक ऐसा फैक्ट सामने आता है जिसने मुझे सच में हैरान कर दिया। हम अक्सर सोचते हैं कि प्राचीन भारत में समाज पूरी तरह से पितृसत्तात्मक यानी पेट्रियार्कल रहा होगा और महिलाएं सिर्फ घर तक सीमित होंगी। जी, ये एक आम धारणा है। लेकिन मौर्य समाज में महिलाओं का स्टेटस काफी ऊंचा था। वे सिर्फ घर नहीं संभालती थी, बल्कि वे मौर्य सेना का एक बहुत ही एक्टिव हिस्सा थीं। क्या ये सच में होता था? बिल्कुल होता था। और ये तथ्य हमारे आधुनिक स्टीरियोटाइप्स को पूरी तरह तोड़ देता है। महिलाओं को पर्सनल बॉडीगार्ड्स और जासूसों के रूप में बड़े पैमाने पर नियुक्त किया जाता था क्योंकि उन्हें बेहद वफादार और चालाक माना जाता था। कमाल की बात है। और सिर्फ यही नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन में एक खास पद का जिक्र मिलता है, महामत्थ, जो विशेष रूप से महिलाओं के कल्याण और उनके हकों की रक्षा के लिए बनाया गया था। ये अपने समय से बहुत बहुत आगे की सोच है। और पूरे सिस्टम को चलाने के लिए अफसरों की भी तो कोई कमी नहीं रही होगी? बिल्कुल नहीं। प्रशासन को स्मूथली चलाने के लिए उनके पास स्पेशलिस्ट अधिकारियों की एक पूरी फौज थी। मैं आपको कुछ नाम बताता हूँ। जी बताइए। एक पत्ता सनीधाता, ये मुख्य खजांची होता था। अगर हम इसे आज के संदर्भ में समझें तो आप इन्हें मौर्य साम्राज्य का चीफ ट्रेजरी ऑफिसर या सीटीओ कह सकते हैं। सीटीओ, सही है। दूसरा महत्वपूर्ण पद था समाहर्ता, जिनका काम पूरे साम्राज्य से टैक्स या राजस्व इकट्ठा करना होता था। इसके अलावा सीताध्यक्ष नाम का एक पद था जो कृषि विभाग का सुपरिटेंडेंट होता था। और उस समय तो कृषि ही इकोनॉमी की बैकबोन थी। बिल्कुल, इसलिए ये पद बहुत पावरफुल था। और जैसा कि हमने पहले बात की, अशोक ने एक बिल्कुल नया पद बनाया था, धम्मा महामत्थ, जिनका काम ये देखना था कि समाज में धम्म के नैतिक नियमों का पालन ठीक से हो रहा है या नहीं। टैक्स सिस्टम भी काफी दिलचस्प था। नोट्स में बताया गया है कि सोने के रूप में जो टैक्स चुकाया जाता था उसे हिरण्य कहते थे। और अगर राज्य पर कोई अचानक से संकट आ जाए, कोई इमरजेंसी हो, तो उससे निपटने के लिए प्रणय नाम का एक आपातकालीन टैक्स भी लिया जाता था। सही कहा। लेकिन इन सब एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के बीच मुझे जो बात सबसे ज्यादा इनोवेटिव लगी वो थी उनकी वन और पर्यावरण नीति। हम आज क्लाइमेट चेंज और जंगलों की कटाई की बात करते हैं, लेकिन मौर्य प्रशासन वनों के संरक्षण को लेकर उस समय बेहद गंभीर था। जी हाँ। लकड़ी, हाथियों और जरूरी औषधियों को बचाने के लिए जंगलों में आग लगाने पर बहुत सख्त पाबंदी थी। और मजे की बात यह है कि उन्होंने सिर्फ पाबंदी ही नहीं लगाई, बल्कि जंगलों में रहने वाली जनजातियों को एक रिसोर्स की तरह देखा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने वनवासियों को साइडलाइन नहीं किया। उन्होंने देखा
कि इन लोगों को जंगलों के चप्पे चप्पे की जानकारी है और इनके सर्वाइवल स्किल्स कमाल के हैं। तो उन्होंने क्या किया? मौर्य प्रशासन ने उन्हें सेना में शामिल किया। स्रोतों में साफ लिखा है कि वनवासियों को जासूस और यहाँ तक कि गुप्त हत्यारों या असैसिन्स के रूप में काम पर रखा जाता था। ये तो सच में एक मास्टर स्ट्रोक था। मतलब आप पर्यावरण को भी बचा रहे हैं और उसी जंगल के लोगों को अपनी सुरक्षा और रणनीति का हिस्सा भी बना रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि ये लोग सिर्फ पॉलिसीज में ही एडवांस नहीं थे, बल्कि इनकी वास्तुकला और आर्किटेक्चर भी कमाल का था। आज हम जिस विजुअल आइडेंटिटी को अपने देश की पहचान मानते हैं, उसकी जड़ें कहाँ हैं? मौर्य साम्राज्य में ही तो है। बिल्कुल। मौर्य साम्राज्य बेहतरीन डिजाइन्स के लिए भी जाना जाता है। इसका सबसे बड़ा और जीता जागता उदाहरण तो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक ही है, सारनाथ का अशोक स्तंभ, जिसे 24 जनवरी 1950 को आजाद भारत ने अपने सिंबल के रूप में अपनाया था। सारनाथ के उस स्तंभ की डिटेल्स वाकई कमाल की हैं। अगर आप उसे ध्यान से देखें तो उसमें 4 जानवर उकेरे गए हैं, शेर, हाथी, घोड़ा और बैल, और उसके ठीक नीचे एक उल्टा कमल है। और उस उल्टे कमल के ऊपर जो चक्र है, धम्म चक्र, वो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो अशोक के धम्म परिवर्तन और महात्मा बुद्ध के पहले उपदेश का प्रतीक है। ये सिर्फ पत्थर पर की गई नक्काशी नहीं है, ये उस पूरे साम्राज्य की फिलॉसफी है जिसे उन्होंने पत्थर पर हमेशा के लिए दर्ज कर दिया। पत्थरों के अलावा शुरुआती मौर्य काल में लकड़ी का भी बहुत जबरदस्त इस्तेमाल होता था, है ना? जी। हमारे स्रोतों में एक जगह बुलंदी बाग का जिक्र है, जहां एले वाडेल नाम के एक खोजकर्ता ने चंद्रगुप्त मौर्य के समय की लकड़ी की शानदार वास्तुकला के अवशेष खोजे थे। जी हाँ, शुरुआत में लकड़ी का इस्तेमाल ज्यादा था, लेकिन अशोक के समय आते आते उन्होंने पत्थरों को काटकर गुफाएं बनाने की एक नई कला शुरू की। अच्छा? जैसे बिहार की गुफाएं। बिल्कुल। बिहार में जो बराबर की गुफाएं और लोमस ऋषि गुफा हैं, वो इसी का बेहतरीन उदाहरण है। ये गुफाएं अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं और उन आजीवक संप्रदाय के लोगों के रहने के लिए बनवाई थी, जिनका हमने पहले जिक्र किया था। और इन गुफाओं के अंदर पत्थरों को इस हद तक पॉलिश किया गया था कि आज हजारों साल बाद भी लोग उनकी चमक देखकर हैरान रह जाते हैं। ये सच में अचरज में डालने वाला है। इन सभी नोट्स, तथ्यों और आरेखों को अगर हम एक साथ रखकर देखें तो मुझे लगता है कि हमारे सुनने वालों के लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा कि मौर्य साम्राज्य कोई बीती हुई पुरानी सी कहानी नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अगर हम इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें तो ये साफ हो जाता है कि मौर्य काल असल में एक बहुत ही मॉडर्न सोच वाले एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्राचीन ब्लूप्रिंट था। अब खुद देखिए, एक ऐसा साम्राज्य जहां पूरा सिस्टम सेंट्रलाइज्ड था, जहां कूटनीति और बातचीत को जंग से ज्यादा अहमियत दी गई। एक ऐसा समाज जहां इंसानों के साथ साथ जानवरों की हेल्थ की भी परवाह की गई, जहां धार्मिक सहिष्णुता सिर्फ एक विचार नहीं बल्कि राज्य की आधिकारिक नीति थी, और जहां पर्यावरण और जंगलों का संरक्षण बाकायदा कानून बनाकर किया जाता था। बिल्कुल। ये हमें एक बहुत गहरी बात याद दिलाता है। सुशासन यानी गुड गवर्नेंस और एक वेलफेयर स्टेट के जो कॉन्सेप्ट्स आज हमें बहुत मॉडर्न लगते हैं, वो कहीं बाहर से नहीं आए। ये इसी जमीन पर आज से हजारों साल पहले बहुत ही सफलतापूर्वक लागू किए जा चुके हैं। हमें बस पलटकर उन्हें सही परिप्रेक्ष्य में देखने की जरूरत है। और यहीं पर हम एक विचार के साथ आज की इस चर्चा को विराम देना चाहेंगे। आज की 21वीं सदी में जब भी हम एक बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन, महिलाओं के अधिकारों या एक आदर्श कल्याणकारी राज्य की बात करते हैं, तो हम अक्सर सॉल्यूशंस के लिए आधुनिक पश्चिमी मॉडल्स की तरफ देखने लगते हैं। सही बात है। हमें लगता है कि गवर्नेंस के सबसे बेहतरीन तरीके हमें बाहर से ही सीखने को मिलेंगे, लेकिन जो नोट्स आज हमने खंगाले हैं उनके आधार पर जरा कल्पना कीजिए। आज से 2000 साल से भी पहले इसी भारत भूमि पर एक ऐसा विशाल साम्राज्य फल फूल रहा था जो न केवल वन्य जीवों का संरक्षण कर रहा था बल्कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी हैंडल कर रहा था। एक ऐसा समाज जहां महिलाएं सेना का हिस्सा थीं और जहां राज्य खुद अपने खजाने से जानवरों के लिए अस्पताल चला रहा था। बिल्कुल। तो क्या ये पूरा इतिहास हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि आज हम जिन आधुनिक प्रशासनिक और सामाजिक संकटों से जूझ रहे हैं, क्या उनका सबसे सटीक और असरदार समाधान पश्चिम की किसी किताब में नहीं बल्कि हमारे ही किसी प्राचीन और शायद कहीं भुला दिए गए राजकाज के तरीके में छिपा हो सकता है? सोचने वाली बात है। क्या अतीत के इन्हीं पन्नों में हमारे बेहतर भविष्य की कुंजी है? इस सवाल पर जरूर विचार कीजिएगा।
द डीप डाइव के इस गहन अध्ययन में हमारे साथ जुड़ने, इस ऐतिहासिक सफर का हिस्सा बनने और इतने जटिल विषय को हमारे साथ डिकोड करने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी और दिलचस्प, ज्ञानवर्धक और दिमाग की खिड़कियां खोल देने वाले विषय की गहराई में उतरने के लिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, नई चीजें सीखते रहिए और सबसे जरूरी सवाल पूछते रहिए।